हमने कहा एक बात तो बता दो यार कि ये जो नोट छापते हो किस हिसाब से छापते हो, पहले बता दो। वो कहता है हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं। यानी 8 साल तक सिर्फ इस सवाल का जवाब मांगने के लिए लगातार अपील और सीआईसी में जाके पहुंचे और तब जाकर के सीआईसी ने जवाब दिया। जो फ्रॉड इन्होंने इस रुपए के नोट के साथ किया, उस फ्रॉड का एक भी दस्तावेज सरकार के किसी भी अधिकारी और किसी भी मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है। यानी बैंक में आपने ये वाला सिक्का अगर जमा कर दिया, बिल्कुल, और अगले दिन निकलवाने चले गए और आपको ये मिल गया, तो 1000 गुना की ठगी बैठे बैठे हो गई कि नहीं हो गई आपके साथ? बिल्कुल हो गई। कि रुपया धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता, जैसे किलोग्राम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किलो सोने का है या चांदी का या लोहे का। गोल्ड क्योंकि यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड है किसी भी चीज की मूल्य को मापने का। धन के बदले केवल धन दिया जा सकता है, बिल्कुल। धन के बदले कबाड़ नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल। धन क्या क्या है? सारे नोट जितने हैं ये सारे रुपए के लीगल टेंडर है। तो रुपया क्या है? मेहनत की कमाई को अपने पास ना रखकर खाते में जमा करते हो, तो खाते में जमा करके निकलवाने में ही आपके साथ 10,000 गुना की ठगी हो जाती है। एक किताब है मेरे हाथ में, उसने देश में नहीं विदेश में भी अपनी चर्चा की वजह बना दी है। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने कीमती समय निकाला मेरे लिए। सर, इससे पहले हम इसी से रिलेटेड वीडियो डाल चुके हैं चैनल पे, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, मेरे मन में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। पहला तो ये रुपया है क्या? देखो, अगर एक लाइन में आपको बताया जाए तो रुपया है मूल्य का मापक, ठीक है, और इसको बना दिया है शोषण का साधन। क्योंकि जिसको आप रुपया कहते हो वो रुपया नहीं है, जिसको आप रुपया सोचते हो वो भी रुपया नहीं है। रुपया कुछ और है जिसके बारे में कभी किसी स्कूल या किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता और बताया ही नहीं जाता कि रुपया नाम की चिड़िया, किस चिड़िया का नाम है रुपया। पर जहाँ तक जैसे कि मैं मार्केट में जाता हूँ, मेरे पास, अगर आप रुपए की बात कर रहे हैं तो मेरे पास ये 200 रुपए है। मैं मार्केट में जाता हूँ, सामान लेता हूँ, देखो ये 200 रुपए नहीं है, आपको ये गलत पढ़ाया गया है। आपके दादाजी से पूछना कि दादा ये क्या है, तो आपके दादाजी बोलेंगे ये 200 रुपए का नोट है। वो कभी नहीं कहते ये 200 रुपए है, कभी भी नहीं कहते। वो कहते हैं 200 रुपए का नोट। नोट जो होता है वो होता है जैसे कि ट्रांसफर नोट, प्रेस नोट। नोट मतलब मेरे दी हुई कोई जानकारी जो मैंने अपना कुछ लिख दिया है। ट्रांसफर नोट में क्या कहता है, मंत्री जी कहते हैं कि फलाने आदमी सिफारिश कर रहा है कि इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, ये तो ट्रांसफर नोट है। ये है प्रोमिसरी नोट, ये है वचन पत्र। इसके ऊपर वचन खंड लिखा है बकायदा, गवर्नर के नीचे साइन है, इस पे वचन लिखा है मैं धारक को 200 रुपए अदा करने। धारक कौन? जिसके हाथ में ये है जी। यानी गवर्नर कह रहा है आरबीआई का कि जिसके पास ये 200 का नोट है मैं उसे 200 रुपए देने का वादा करता हूं। यानी आप आरबीआई के गवर्नर के पास जाएंगे और अपना ये 200 रुपये का नोट उसको पकड़ाएंगे तो वो आपको 200 रुपए देनदारी है उसकी। जैसे आप यहाँ से एक पर्ची बना दो और जो दुकानदार है वो आपको जानता हो और आप लिख दो उसके ऊपर कि 10 किलो खांड, 1 किलो शक्कर, 1 किलो चावल वो धारक को दे दिए जाएं। अब वो आदमी उस नोट को लेके जाएगा, दुकानदार को ये पर्ची पकड़ा देगा, दुकानदार उसके बदले में उसको सामान दे देगा। ये उस सामान की कीमत नहीं है, जो पर्ची दी है ना दुकानदार को, वो उस सामान की कीमत नहीं है, लेकिन उस दुकानदार ने आपके प्रॉमिस को, आपके लिखे हुए को रुपया मान लिया। उन्होंने कहा ये पर्ची आ गई मतलब आपकी तरफ से रुपया आ गया समझो, अब मैं ये पर्ची देकर कभी भी आपसे वो धन का जो सिंबल है वो ले लूंगा। जैसे इसको आपको अगर समझना और थोड़ा गहराई से समझना हो, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछने लग जाऊं तो कि किलो क्या है, बताइए किलो क्या है? इसको भार नापने के लिए किलो होता है। नापने के लिए भार का मापक, देखो भार का मापक किलो, द्रव्यमान का मापक लीटर, समय का मापक सेकंड, इसी तरह से मूल्य का मापक रुपया। मैं छोटा था तो एक सवाल पूछा जाता था, 1 किलो रुई और 1 किलो का बट्टा या 1 किलो शक्कर, तीनों में से कौन सी ज्यादा भारी होगी?
तीनों बराबर है। बराबर है। हाँ। एक को मैंने तोला है सोने वाले बट्टे से 1 किलो का, ठीक है। एक मैंने चांदी वाले बट्टे से तोला है, ठीक है। और एक मैंने कागज का बट्टा था 1 किलो का, 1 किलो का ही बट्टा था लेकिन। तो तीनों में से अब कौन सी भारी होगी? तीनों का वजन एक है। तीनों 1 किलो है। हाँ। हाँ, तीनों का 1 किलो है। 1 किलो ही है। कीमत की मतलब बात सोने वाले बट्टे से तो लो, हाँ, लोहे चाहे वाले से तो लो, चाहे बराबर में आपने 1 किलो घी या गेहूं कुछ रख रखा है, सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। इसका मतलब धातु से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बट्टा किस चीज का है। हाँ। मकसद 1 किलो से होना चाहिए। राइट। इसी तरह से आपने 200 रुपए का नोट दिया, अगर मैं ऐसे ऐसे नोट लेकर जाऊं, 1 रुपए का नोट है ये, हाँ। ऐसे ऐसे नोट जो आपने मुझे बताया, हाँ। वैसे नोट लेने के लिए ऐसे ऐसे मुझे 200 देने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे 100 देने पड़ेंगे, हाँ। ऐसे ऐसे मुझे 40 देने पड़ेंगे। हाँ। ये 5 रुपए का है। छपाई करने में जहां तक मैं समझता हूं लगभग लगभग बराबर इंक लगी हुई है। हाँ। इसका मतलब अगर मैं इस नोट में लूंगा तो उस नोट से 40 गुना ज्यादा खर्चा होगा ये वाला नोट बनाने में, बिल्कुल, और 200 गुना खर्चा होगा ये वाला नोट बनाने में। बिल्कुल। लेकिन सरकार इसको भी बना रही है, उसको भी बना रही है। कमाल की बात यह है कि 500 रुपए के नोट पर भी लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। 5 रुपए के नोट पर भी लिखा है, 2 रुपए के नोट पर भी लिखा है, 1 रुपए के नोट पर तो कहीं नहीं लिखा है कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूँ। इसके ऊपर तो सीधा 1 रुपया लिखा है, उस पर 200 रुपए लिखने में इनको क्या तकलीफ थी भाई? वाकई मतलब ये बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है। मैं शायद पहली बार नोटिस कर रहा हूँ, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इस 1 रुपए के सिक्के। इस पे तो मात्र 1 रुपया लिखा है। हाँ। इस पे तो सिर्फ 1 रुपया लिखा है, और बाकियों पर लिखा है मैं उतने रुपए देने का वादा करता हूँ। बिल्कुल। इसका मतलब ये 1 रुपया हो सकता है। हाँ। अभी भी आप कह रहे हैं इसमें संदेह है आपको? ऑब्वियसली अभी तो मैं अभी क्लियर करूंगा ना। इसका मतलब है ये 1 रुपया हो सकता है, लेकिन ये 500 रुपया नहीं है, ये कन्फर्म है, ये 500 रुपए का नोट है। हाँ। अब पंगा ये हुआ कि ये अपनी टीम ने पहले करा हुआ है, और आपके हमारे दर्शक जितने लोग देख रहे हैं, मैं उन सब लोगों को ये बताने के लिए कि असल में रुपया क्या होता है, एक बार अपने पड़ोस में किसी सुनार के पास चले जाओ, उसको बोलो हमें पुराने ये चांदी वाले सिक्के चाहिए, चांदी वाला 1 रुपए का सिक्का, इस पर भी 1 रुपी इंडिया लिखा है। ये चांदी वाला सिक्का है, इस पर भी 1 रुपी इंडिया लिखा है। ये सिक्का मेरा है 1862 का, ये मेरा सिक्का है 1916 का, और ये मेरा 1 रुपए का सिक्का है 2007 का। ठीक है, मैंने 3 सिक्के भारत के दिए आपको, तीनों के ऊपर ये लिखा है 1 रुपी इंडिया, तीनों पे लिखा है, और इस पर भी लिखा है भारत सरकार। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं इस 1 रुपए के नोट और बाकी के नोटों के विषय में। ये 1 रुपए का नोट है, इसके ऊपर लिखा है भारत सरकार, ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। बाकी के किसी भी नोट के, आपके वाले 2 रुपए पे भी लिखा होगा फिर तो भारत सरकार। अगर वो भारत का रुपया है और भारत के लोगों सरकार ने बनाया है तो लिखा है भारत सरकार। नहीं, क्यों? भारत, यहाँ भारत सरकार लिखने में क्या मतलब शाही खत्म हो रही थी उनकी? मतलब क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है? उतनी तो शाही भारत सरकार लिखने में लगती है, उतनी भारतीय रिजर्व, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक लिखने में ज्यादा शाही लगेगी, भारत सरकार लिखने में कम अंक लगते हैं। बिल्कुल सही बात कही, मैं पहली बार नोटिस कर रहा हूँ, सच बताएं। ठीक है, शायद मैक्सिमम लोगों को ये बात वाकई नहीं पता होगी कि अब ये बात आ ही गई है तो ये भी बता दीजिए क्यों ऐसा भेदभाव। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 1 रुपया है ये छापती है भारत सरकार, ठीक है, और ये जो नोट है बाकी के 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100, 100, 200, 2000, ये छापता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों अलग अलग चीज है। भारतीय रिजर्व बैंक इंग्लैंड के अधीन है अभी भी, बैंक ऑफ सेटलमेंट के, बिल्कुल अभी भी। अभी भारतीय रिजर्व बैंक एक भी निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछे बिना नहीं ले सकता। और भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठा है? नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा तो मर लिया, अजीम प्रेम जी जैसे लोग बैठे हुए हैं अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका होता है? कंपनी का होता है कि सरकार का होता है? कोई कंपनी होती है उसका होता है। वो क्यों बैठे हैं? उसकी मर्जी के बिना
सरकार एक नोट बंद नहीं कर सकती, उनकी मर्जी के बिना एक नोट छाप नहीं सकती, लेकिन 1 रुपए का नोट अपनी मर्जी से छाप सकती है। तो 1 रुपया भारत सरकार का है और बाकी का रुपया वो के बाकी के नोट एक प्राइवेट रिजर्व बैंक के प्राइवेट कंपनी बता रही ठीक है, है, उसमें वादा है। हाँ। इसमें 2 चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, हाँ। साथ में नीचे लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत यानी केंद्रीय सरकार द्वारा गारंटीड है। हाँ। अब केंद्रीय सरकार के बारे में पता करो, आपको मालूम पड़ेगा कि भारत में कोई केंद्रीय सरकार है ही नहीं। मैं लगातार टीवी चैनलों पे जब कभी कोई इंसान देखता है तो केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला आया है, केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला केंद्र सरकार का मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से। केंद्र सरकार भारत की सरकार का नाम नहीं है। आप तो केंद्र सरकार कहीं पर भी लिखा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अरे भाई साहब, सरकारी दस्तावेज आएंगे, हाँ। कोई सरकारी दस्तावेज के ऊपर आपने केंद्र सरकार लिखा देखा है? अगर मंत्रालय का नाम लिखा होता है, हाँ। भारत सरकार के अधीन होता है और नीचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के साइन होते हैं, मुख्य सचिव के या फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव के लिखे होते हैं ना। तो आप कह रहे हैं कहीं भी केंद्र सरकार नहीं लिखा है ही नहीं ना। आपके देश की सरकार के 3 नाम हैं, भारत सरकार जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। जब भी कहीं दूसरे देश में जाना होता है तो हमारा पासपोर्ट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि हम अलग अलग प्रदेशों का संघ हैं, बेसिकली हम गणराज्य हैं। और तीसरा नाम हमारे बारे में लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ। यानी कि हम इंडिया के जितने स्टेट हैं, इंडिया जितना बना है उसका यूनियन है। अब यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है ना। हाँ। आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस हो या हाई कोर्ट में कोई भी केस हो और वहां पर जब आपका और सरकार का कोई केस चल रहा हो और पुलिस आपके ऊपर कोई मुकदमा कर दे तो या तो लिखा जाता है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस फलाना ढिमकाना। देवेंद्र के वर्सेस अगर केंद्र सरकार ने केस करना है, जिसको आप केंद्र सरकार बोल रहे हो, वहां केंद्र सरकार तो नहीं आता कि देवेंद्र बल्हारा वर्सेस केंद्र सरकार, वहां आता है देवेंद्र बल्हारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार जो आपको जिसको आप पुलिस कहते हो या जिसको आप सरकार कहते हो, वो सरकार यूनियन ऑफ इंडिया है, केंद्र सरकार नहीं है भाई। कहीं संविधान के अंदर, कहीं किसी सरकारी दस्तावेज के अंदर, किसी जगह पर भी केंद्र सरकार का कहीं कोई जिक्र नहीं है। केंद्र सरकार का जिक्र आजादी के नाटक से पहले पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से जो रानी के आदेश आया करते थे उनको स्पेसिफाई करने के लिए लिखा जाता था कि केंद्र सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार ये। अगर आप लोगों को कहीं दिखे ये केंद्र सरकार तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किसी व्यूअर से हमारे अरे बताइए ना, हाँ उसको शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि भाई यहाँ केंद्र सरकार लिखा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये केंद्र सरकार का ये है। और एक और कमाल की बात है, आरबीआई एक्ट 1934 पढ़कर देखोगे, इसके ऊपर लिखा है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं जी। आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है यदि भारत सरकार वो गोल्ड देने से मना कर दे जिसको पीछे रखकर ये नोट छापे गए हैं तो रिजर्व बैंक मुक्त हो जाएगा। अगर आपका नरेंद्र मोदी ये कह दे कि जो देवेंद्र कह रहा है वो सही है, गोल्ड के बिना नोट नहीं छप सकते और हमारे पास है नहीं, अब हम तुम्हें दे नहीं सकते, तो ये कागज के टुकड़े के अलावा तो कुछ भी नहीं है, खाली प्रॉमिस है ना। फर्जी प्रॉमिस है इसका मतलब। फर्जी प्रॉमिस किसने किया? गवर्नर ऑफ इंडिया ने। कहाँ है वो गवर्नर ऑफ इंडिया? वो तो मर लिया, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो रूल के अकॉर्डिंग अभी भी तो ऐसा ही होता है कि गोल्ड जितना रखे उसके हिसाब से नोट की छपाई होती है। आपको ऐसा लगता है? अच्छा, हमने पूछा है, मुझे नहीं लगता, बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है। ये किताब है, इसमें सबूत दिए हैं हमने, इसमें ये सबूत भी दिया हमने। भारत सरकार से ये पूछ लिया, केंद्र सरकार जिसको आप कह रहे हो या फिर यही जो सरकार जिसको आप पहले कांग्रेस की थी अब मोदी की सरकार है, इसमें हमने पूछ लिया। हमने कहा एक बात तो बता दो यार कि ये जो नोट छापते हो किस हिसाब से छापते हो, पहले बता दो। कोई नियम होगा, कुछ पीछे रखते होंगे सिक्योरिटी, कोई और चीज रखते होंगे, कोई नियम होगा, वो नियम पहले किसी ने बनाया होगा जी। आप कहते हो अब हम सोना नहीं रखते हैं, इसका मतलब आपने वो नियम बदला होगा। बिल्कुल, यदि आपने नियम बदला है तो आपके पास नियम बदलने के अधिकार होने चाहिए। आपको वो बदलने के अधिकार किसने दिए? आपने किस नियम के तहत बदला? और अब नियम क्या है नोट छापने का, और कौन से नोट को असली और कौन से नोट को नकली, कौन सी मुद्रा को वैध और कौन सी को अवैध कहेंगे, कृपया करके वो नियम हमको बता दीजिए। मालूम है क्या कहता है वित्त मंत्रालय? जी बताइए।
वो कहता है हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि हमारे पास सारा रुपया जितना है वो अवैध है। 20 नंबर पेज के ऊपर इस किताब के आपने कौन सा नोट दिया, ये वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। 2015 में लिखना शुरू किया सरकार को और आते आते 2023 तक पहुंचे, यानी 8 साल तक सिर्फ इस सवाल का जवाब मांगने के लिए लगातार अपील और सीआईसी में जाके पहुंचे, और तब जाकर के सीआईसी ने जवाब दिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने जब आरबीआई के गवर्नर को, उसके डायरेक्टर को बैठना पड़ा, तब बताना पड़ा कि जवाब लिख कर दो इनको, तो फिर बताते हैं कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। पेज नंबर 135 से 238 तक सारी आरटीआई की कॉपी हमने दी हुई है, इसके अंदर ये आरटीआई लगा रखी है कि, और उसके अंदर बकायदा लिखित रूप में ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। चलो जी, कोई बात नहीं। जो फ्रॉड इन्होंने इस रुपए के नोट के साथ किया जी, उस फ्रॉड का एक भी दस्तावेज सरकार के किसी भी अधिकारी और किसी भी मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है। ये है क्या? फिर आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। देखो क्या जब सारी, मैं बस ये भी नकली है आपके हिसाब से, ये भी नकली है, मतलब इंडायरेक्ट नकली। अभी हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। जो असली बस ये पूछना चाहता हूँ, ये देखो अब ये रुपया आने से रहा, अब तो छप नहीं रहे। छपने से किसने कहा? ये अब कहां से आया? फिर मेरे पास कहां से आया? 1919 का है नहीं? अब ये तो अभी छप रहा है ना, अभी भी बनता है ना, अभी भी चलन में है ना। तो रुपया हकीकत में किसको माने? पहले तो आपको समझ में, देखो अगर हमारे व्यूअर इसको समझना चाहते हैं तो खुद प्रैक्टिकल करें, या हम ऐसे थाली में परोस कर दे दें? पहले खुद अंदर आएगी, भीतर तक जाएगी जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे। तो मैं वो लाइन दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक बार सुनार के पास जाओ और उसको बोलो कि मुझे ये सिक्के चाहिए, 2-4 सिक्के, ठीक है जी। फिर कुछ नोट ये 1 रुपए वाले ले जाओ, ठीक। फिर कुछ जो सिक्के हैं ये अभी तो आते हैं लोहे वाले, कुछ पहले तांबा मिले हुए और ये अलग अलग आते थे, वो भी ले जाओ। और ऐसा करके 50 रुपए, मतलब 50, 10, 5 रुपए भी चाहे बेशक, आपके गांव में पड़ोस में कहीं भी कोई प्राइवेट या सरकारी के नाम का, अदरवाइज सारे बैंक प्राइवेट है, इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको लगता हो कि सरकारी है तो आप उसमें चले जाओ, आपको लगता है ये प्राइवेट है उसमें, जहां आपका खाता है, बस ये चांदी वाला सिक्का और एक लोहे वाला सिक्का और एक कागज वाला सिक्का वो ले जाओ, और एक 2 रुपए का नोट वो ले जाओ, ठीक है जी। और उनको बोलो मुझे जमा करना है, और बोलो कितने रुपए में जमा कराओगे, ठीक है। 2 रुपए का नोट 2 रुपए जमा कर देगा आपके खाते में, 1 रुपए का नोट 1 रुपया जमा हो जाएगा, ये 1 रुपया भी 1 रुपए में जमा हो जाएगा, ये वाला भी 1 रुपए में जमा हो जाएगा। लेकिन जब आप सुनार से इसे लाओगे ना, तो ये वाला 1 रुपया लाने में ऐसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे आप। लेकिन बैंक तो 1 रुपए में ले रहा है। हो सकता है ये चांदी का महंगा, इसलिए सोना महंगा दे रहा है। देखो आप, अगर ये 1 रुपया है, बैंक इसे 1 रुपया मान रहा है, तो फिर ये रुपया जब से चल रहा है ये नकली हो गया। इसे भी 1 रुपया मान रहा है ना बैंक तो, बिल्कुल, और इसको भी 1 रुपया मान रहा है। इसको बनाने में तो लोहा लगा है, इसको 10 ग्राम भी नहीं लगा पूरा। इसको बनाने में तो चांदी लगी है, इसको बनाने में पेपर लगा है, तीनों को 1 रुपए में ले रहा है, तो तीनों की खरीद वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें 1 टॉफी मिलती है, इसमें भी 1 टॉफी मिलती है, इसमें 1000 टॉफियां मिलती हैं। लेकिन बैंक इसे 1 रुपए में ले रहा है। यानी बैंक में आपने ये वाला सिक्का अगर जमा कर दिया, बिल्कुल, और अगले दिन निकलवाने चले गए और आपको ये मिल गया, तो 1000 गुना की ठगी बैठे बैठे हो गई कि नहीं हो गई आपके साथ? बिल्कुल हो गई। अब हो गई ठगी, हो गई मेरे साथ ठगी, कल होगी। अब हमने बैंक से ये पूछ लिया, हमने रिजर्व बैंक से भी पूछा था, हमने ये सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा था, हमने उनसे पूछ लिया कि अब इनमें से असली कौन सा ये तो बता दो। और इस किताब में हमने मेंशन किया हुआ है कि असली वाले रुपया बताओ कौन सा है, लोहे वाला की चांदी वाला की कागज वाला। बिल्कुल। बाकी तो चलो हमने मान लिया बैंक नोट है, वो तो प्रॉमिसरी नोट, इन पे तो प्रॉमिस भी नहीं लिखा हुआ, इस पे तो रुपया ही लिखा हुआ है जी। तो फिर हमको आरबीआई ने जवाब दिया, वित्त मंत्रालय भी कह रहा है कि रुपया धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता, जैसे किलोग्राम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किलो सोने का है या चांदी का या लोहे का, वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि वजन 1000 ग्राम है कि नहीं है। इसी तरह से वो कहते हैं रुपया भी इस बात पर निर्भर नहीं करता
कि ये किस चीज का बना है, क्योंकि अदरवाइज इसमें चांदी लगी है, इसमें लोहा लगा है, इसमें पेपर लगा है, और जो आप मोबाइल से डिजिट ट्रांसफर करते हो उसमें तो कुछ भी नहीं लगा। आगे डिजिटल की बात है, डिजिटल तो अभी आएगा, डिजिटल अलग है। अभी तो मैं तो ये कह रहा हूं उसमें तो कुछ भी नहीं लगा। हाँ। तो जिसमें कुछ भी नहीं लगा वो भी 1 रुपया, जिसमें लोहा लगा है वो भी 1 रुपया, और जिसमें चांदी लगी वो भी 1 रुपया। तो हमको बताओ असली कौन सा इनमें से? चांदी वाले में तो ऐसे ऐसे 1000 आ जाते हैं। तो हमको आरबीआई कहता है कि भाई सोने और चांदी पर निर्भर नहीं करता, मेटल पर निर्भर नहीं करता, रुपया तो रुपया होता है, क्योंकि रुपया जो है वो इन सब चीजों से ऊपर की बात है। फिर हमें समझ आया यार, किलो उस लोहे को कहते हैं कि सोने को कहते हैं। तो फिर थोड़ा सा अंदर जाते जाओगे तो पता चलता है कि जो वजन है ना वो 1 किलो है। सोना 1 किलो नहीं, चांदी 1 किलो नहीं, वजन 1 किलो। अब वजन बताओ क्या होता है? मापने के साथ भार है। हाँ। भार जो है ना वो 1 किलो है, मतलब वो सोना नहीं। अब फिर प्रॉब्लम आ गई दूसरी बड़ी कि चलो फिर रुपया क्या है यार? फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या? जिससे कि आपको इतिहास पता लगे, तो आपको भविष्य का आप अंदाजा लगा पाओगे कि इतिहास क्या है। इतिहास ये है, हम कभी इन कागज के टुकड़ों में व्यापार कभी करते ही नहीं थे। हाँ। भारत के अंदर मसाले हुआ करते थे, और कपड़ा हुआ करता था, दालें हुआ करती थी, और दूसरे देशों के पास कुछ भी नहीं था, मीट मांस और कबाड़ के अलावा, चाय कॉफी के अलावा। हाँ। उनके पास वो सब होता था। उन्होंने कहा कि आप हमसे चाय कॉफी ले लो और हमें ये अपनी दालें और ये कपड़े दे दो। हाँ। जो यहाँ तुम्हारे यहाँ बनता है, क्योंकि हमारा हर गांव उत्पादन आधारित था। तो हमारे वाले लोग स्मार्ट थे, वो बोले तुम्हारा ये कबाड़ हमको नहीं चाहिए, ये सिर्फ हमारी वातावरण के लिए, हमारी जलवायु के लिए तुम्हारी चाय पत्ती और ये कॉफियां नहीं बनी है, तुम्हारे वहां के लिए ही है। हमको तो ऐसी चीज दो जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हो और चलती हो। तो उन्होंने गोल्ड में ट्रेड करना चालू कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में आज भी जब किसी देश की करेंसी ठप हो जाती है तो सोने पर ही भरोसा किया जाता है कि हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे। गोल्ड क्योंकि यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड है किसी भी चीज की मूल्य को मापने का, क्योंकि उसे आज रख दोगे 1000 किलो तो वो 1000 किलो ही निकलेगा, चाहे 1000 साल बाद में उठाओगे उसको। वो टूटता हुआ नहीं मिलता, उसमें जंग नहीं लगता, कुछ नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। तो हमारे वालों ने जब, हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने जब सोने में ट्रेड करना चालू किया, तो भारत को जो सोने की चिड़िया कहने का जो मतलब ये था, मेरे पास अभी भी मैंने एक गांव देखा है महाराष्ट्र के अंदर, मैं नाम अभी नहीं लूंगा क्योंकि सरकारों की नजर उस पर पड़ जाएगी। वहां का आदमी हमारी टीम में शामिल है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 4 भाई अलग हुए जब, तो चारों को अलग अलग जमीन मिल गई थी कि तुम वो वाला खेत ले लो, तुम वो वाला ले लो। तो उन्होंने अपने अपने घर वहीं बना लिए। तो उनका जो बंटवारा हुआ तो उनके घर में जो चांदी थी वो गाड़ी में लद के गई थी, बैलगाड़ी में लद के, इतनी चांदी उनके घरों में थी। वो कहते हैं उस गांव के अंदर कभी भी ट्रेड जो है वो कागज के टुकड़ों में नहीं करता, किसी से भी डिजिट में नहीं करते, वो चांदी में करते हैं। आप पैसा लेने जाओगे तो पैसा नहीं देते, वो चांदी देते हैं और ब्याज के रूप में चांदी ही लेते हैं, सोना या चांदी ही लेते हैं। अभी भी ऐसा है, मौजूद है। और उस गांव में कितना धनाढ्य गांव होगा वो, हर घर के पास एक गाड़ी भरी तो चांदी की है ही है। ये डिस्क्लोज कैमरे के आगे मेरे कान में जरूर बता दूंगा, बाद में बता दूंगा मैं आपको। गांव का नाम क्या, बंदे का भी बता दूंगा, जाके मिल भी आना। पूरे गांव को देखा ना, हर घर के अंदर चांदी ही चांदी है उनके गांव में, सिल्वर विलेज उसका नाम। तो उस वक्त हर घर में सोना हुआ करता था। उन्होंने गेम खेला कि सोना तुम्हारा चोरी हो सकता है, क्योंकि चोर जितने भी है ना, जैसे आज साइबर क्राइम हो रहा है, हाँ। और इससे पहले दूसरे गाड़ियों में जो चोर होते हैं, हाँ। ये सब सरकार के समर्थित लोग होते हैं। आपको पता ही है, बहुत बड़ा इल्जाम लगा। आप यूपी में हो भाई, पुलिस वालों की सबकी जानकारी नहीं है, चोरों के साथ दोस्ती नहीं है क्या? कहीं भी चोरी हो जाए पुलिस वालों को पता होता है ना किसने करी है, एग्जैक्टली मालूम होता है यार, सब याराना है। और चोरी एक ऐसा धंधा है जो आज तक कभी किसी को सजा नहीं हुई। पुलिस वाले के साथ सेटिंग करनी है आपको, खाली 10 लाख का माल है, 5-13 सामान की बरामदगी मत दिखाओ, कोर्ट में कुछ साबित ही नहीं कर पाएगा, बरी होना ही होना है, महीने भर में जमानत होनी तय। तो सरकार को ऐसे लोगों का सहारा लेने में क्या दिक्कत है?
तो सरकार अपने चोर साथियों को लग करके आपके घरों में पाड़ दिलवाएगी। पहले पाड़ दे देते थे ना, दीवार पीछे से तोड़ के घर में रखा सोना चांदी उठा ले जाते थे, संदूक का संदूक ले गए, तो बोलते थे इतना सोना गया, इतनी चांदी गई। तो लोगों ने सोना और चांदी को बैंकों में रखना शुरू कर दिया, लॉकर्स में। और उसी टाइम पर बैंकों ने कहा कि तुम इसे नोट में तब्दील करवा लो। सोना रख लेते हैं रिजर्व बैंक के पास, उसका ले लो तुम नोट को कर दो बैंक में जमा। वो डिजिट जो आपके खाते में एंट्री है, उतने रुपए का सोना आपका वहां रखा है, उतने रुपए आपके खाते में दिख रहे हैं। कभी भी रुपया देखा, ये कागज दिखा करके अपना सोना ले लेना। ये रिजर्व बैंक का नियम है कि जितना सोना होगा उतने ही नोट छापेंगे, जितने नोट छापेंगे उतने ही नोट बांटेंगे। बस। यानी कि असल में अगर आप इसके थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इस किताब के अंदर जाएंगे, तो इस किताब में बड़ा स्पष्ट शब्दों में हमने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो वैध रुपया है उसका जो स्टैंडर्ड होता है, देखो रुपया है मूल्य का मापक। किसी भी चीज को मापने का कोई भी मापक होता है, उसका एक होता है स्टैंडर्ड। अगर वो है वैध मतलब सही, यूनिवर्सल, तो उसका होगा मापक होगा स्थिरांक होगा। और यदि वो है नकली तो वो बदलता घटता बढ़ता रहेगा। तो इसके अंदर एक बात आती है कि अगर उसका मापक है फिक्स तो रुपया है वैलिड, अगर उसका मापक बदल रहा है तो वो है इनवैलिड। और इसलिए एक बात इसमें कही जाती है हमेशा, एक तो वैध रुपए का जो मानक है वो स्थिरांक होता है, अवैध रुपए का घटता और बढ़ता रहता है। वैध रुपया जनता को, देश को शोषण से मुक्त रखता है, और अवैध रुपया देश को भयंकर शोषण में लेके जाता है। और इसी में एक लाइन आती है कि रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही असल रुपया है। यानी आपने जो पैसा दिया, देखो आप तो दाल दिया करते थे, आप जो कपड़ा दिया करते थे, जो भी उत्पादन दिया करते थे, वो एक धन है। धन के बदले केवल धन दिया जा सकता है, बिल्कुल। धन के बदले कबाड़ नहीं दिया जा सकता। धन क्या क्या है? जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होता है केवल वही धन है। ये कागज धन थोड़ी ना है। ये तो आपकी सेहत, सेहत कहाँ से बनती है? ऊर्जा से। ऊर्जा कहाँ से आती है? फसल खाने से। खाना कहाँ से आया? अनाज से। अनाज कहाँ से आया? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? जमीन से। जमीन ने कैसे किया? सूरज और रोशनी और गर्मी और नमी और पानी और उस सब से लेकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाया, वो भोजन स्टोर हुआ, वो हमारी बॉडी में स्टोर हुआ, तो हम मेहनत करने लायक हुए। हमने अपनी मेहनत आपको दी, मतलब अपनी ऊर्जा दी, यानी कुदरत की ऊर्जा आपको दी, तो आपने उसके बदले में अपनी कमाई हुई ऊर्जा मुझे दी। यही तो होता है। मैं आपको अनाज दे रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ और काम कर दो। मैंने आपके खेत में काम कर दिया एक पूरे दिन, तो आप उसके बदले में मुझे चावल दे दो, अनाज दे दो, कपड़ा दे दो, जो आपने ऊर्जा को स्थानांतरित किया। यानी लेन देन का एक साधन है धन जी। साधन, ठीक है। आई बात समझ में? आप बिल्कुल क्लियर हो गया हूँ। क्लियर हो रहा है ना? हाँ। यानी वो लेन देन धन के बदले धन होगा। हाँ। आपको मैंने दे दिया 1 किलो अनाज, 1 किलो गेहूं दे दिया मैंने, आपने उसको खर्च कर दिया। अब आप उस 1 किलो को उनको दे दोगे? नहीं, ऊर्जा बनाएगा उनके लिए, फिर मेहनत करेंगे। ऊर्जा बना के मेहनत करोगे। हाँ। उस 1 किलो अनाज को आप कहीं आगे भी खर्च कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो खत्म हो गया। 100 रुपए का नोट खर्च करने के बाद फिर ऐसा कैसा कैसे रहता है? ये खर्च हो गया तो ये खत्म क्यों नहीं होता? बाकी कोई भी चीज खर्च कर, आदमी खर्च कर दो, आदमी दोबारा वापस नहीं आता। अनाज खर्च कर दो, पानी खर्च कर दो, गेहूं खर्च, कुछ खर्च कर दो। अभी आपने जो बात बोली थी सोने रखने वाली, जब मैं पढ़ रहा था तो करीबन रिजर्व बैंक के पास लगभग 800 टन के समथिंग सोना है। यस, 796 टन। देश के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जब आप बैंक में इस चांदी के नोट, सिक्के को और लोहे के सिक्के को लेकर जाओगे तो बैंक आपको ये बता देगा कि 1000 गुना की ठगी है। हाँ। अब जब आपको ये पता चलेगा कि ये चांदी का रुपया भी असली रुपया नहीं है, तब तो और बड़ी ठगी, तब तो और बड़ी ठगी। इसका मतलब कहीं है ये भी रुपए का लीगल टेंडर है, ठीक है, ये भी रुपए का लीगल टेंडर है। सारे नोट जितने हैं ये सारे रुपए के लीगल टेंडर है। तो रुपया क्या है? रुपया इज गोल्ड, ओनली गोल्ड, ओनली गोल्ड। पूरी दुनिया में किसी भी देश की मुद्रा को किसी चीज के समानांतर रखा जाएगा, केवल और केवल गोल्ड। डॉलर अगर मजबूत है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि डॉलर वालों ने डॉलर छापने के बराबर में गोल्ड रखा हुआ है। जिसके पास गोल्ड रखा हुआ है वो नहीं हिल सकता। गोल्ड गायब कर दो, वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा।
वैल्यू ही कोई नहीं है। मतलब असली जो पूरी घुमा चला के पूरी जो एक श्रेणी जा रही है, हाँ, वो सिर्फ सोने सिर्फ सोना, सिर्फ सोने ओनली गोल्ड। हर चीज की कीमत गोल्ड की कीमत के बराबर में ही आंकी जाएगी। अब पता चले कि कितना गोल्ड, तो स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा यूनिवर्सल, क्योंकि मैंने बोला अगर रुपया वैध है तो स्टैंडर्ड को नहीं बदला जा सकता। तो स्टैंडर्ड मिलता है पुराना कभी का 10 रुपए में एक मोहर, 10 रुपए में एक, ये स्टैंडर्ड है। बाद में 1882 में जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 आया, उसमें सब मेंशन है किताब के अंदर, उसमें उन्होंने थोड़ा बदलाव किया और ये कहा कि 15 रुपए में एक मोहर मिलेगी जी। तो अभी जो हम 777 वाली जो बात बोलते हैं, हम इसी लिखित कानून के हिसाब से, चलो हम यूनिवर्सल कानून को अगर एक सेकंड के लिए भूल भी जाएं, भूल लें, फिलहाल के लिए इतना भूल रहे हैं कि चल कोई ना, पहले तो इसका कर ले हिसाब, उसका भी फिर तेरे से कर लेंगे, पहले तो ये तो कर। या तो तू ये कह दे कि इस रुपए के पीछे कुछ रखा नहीं है तो ये कबाड़ का टुकड़ा हो गया, ठीक है। अगर कुछ रखा है तो वो क्या है वो बता। तो कोई ना कोई कानून के, अगर कुछ नहीं रखा तो किस कानून के तहत नहीं रखा, बिना रखे छाप कैसे दिया, पहले तो ये बता। हाँ। देश के लोगों का शोषण कैसे कर दिया तुमने इसको शोषण का साधन बना दिया। तो फिर ये चेक करने के लिए कि अभी चेक करो तो पुराने दस्तावेज निकल कर आते हैं, तो 15 रुपए की एक मोहर मिलती है, और मोहर होता है 1 तोला शुद्ध सोना, ठीक है। 1 तोला शुद्ध सोना होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। जब इस 11.664 ग्राम को डिवाइड करते हैं 15 से, तो आता है 777 मिलीग्राम शुद्ध 24 कैरेट का सोना, 24 कैरेट, हाँ, जिसकी कीमत आज लगभग 10,000 रुपए के ये कागज के नोट हैं। हाँ। यानी कि आप जो कमाते हो वो धन कमाते हो। हाँ। गेहूं, डंगर, पशु, मेहनत, मजदूरी, जो भी आप, या कपड़ा बनाया, या कुछ भी आपने उत्पादन किया, उत्पादन केवल किसान करता है। हाँ। फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होता, फैक्ट्रियों में एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट की जाती है, लोहे को पिघलाकर कुछ और बना दिया जाता है, लोहा पैदा नहीं किया जाता। लोहा केवल जमीन से पैदा होगा, कोयला केवल जमीन से पैदा होगा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, एल्युमिनियम जो भी है, या अनाज, सब जमीन से पैदा होगा। जो जमीन से पैदा हो रहा है वो उत्पादन है, बाकी सब बकवास है। तो जब उत्पादन होता है, जितना उत्पादन होता है उसके बराबर का सोना रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी कीमत देनी है जिसने उत्पादन किया है। उतने ही नोट छापे जाते हैं और उस आदमी तक पहुंचाए जाते हैं और वो मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। अगर उससे फालतू नोट कोई छाप रहा है तो पूरी देश की जनता के साथ वो ठगी कर रहा है। और कितने नोट छापेगा? 1 रुपए के बराबर 770 मिलीग्राम गोल्ड छापेगा। तो जब वहां से हम लोगों को कोई ये कहता है कि तुमने जो काम किया है वो 5 रुपए का किया है, या हमें कोई कहते 15 रुपए का तुमने काम किया है, तो मतलब मैंने 1 तोला सोना कमाया है। लेकिन 1 तोला सोने की कीमत जो आपके नोट में है वो तो लगभग आज 1 लाख रुपए से ऊपर है। तो अगर 1 तोला सोना 1 लाख से ऊपर है और हमने जो कमाया है वो 15 रुपये के बराबर है, तो जब हम 15 रुपए कमाते हैं तो ये 1 लाख के नोट छाप लेते हैं, क्योंकि हमने तो गोल्ड कमाया था। 1 तोला सोना, 15 रुपए कमाए तो 1 तोला सोना कमा लिया जी, तो गोल्ड छाप लिया। उस गोल्ड की कीमत नोट में है 1 लाख, तो वो नोट छाप के 1 लाख उद्योगपति को दे देते हैं, उद्योगपति के पास पहुंच जाता है। तो एवरी ट्रांजैक्शन जो आप बैंक में करते हो और जमा करते हो और निकलवाते हो, जैसे इस चांदी के सिक्के के मामले में 1000 गुना की ट्रांजैक्शन थी, वैसे ही आप मेहनत करके जब अपनी मेहनत की कमाई को अपने पास ना रखकर खाते में जमा करते हो, तो खाते में जमा करके निकलवाने में ही आपके साथ 10,000 गुना की ठगी हो जाती है। इसीलिए देश का प्रत्येक नागरिक रोज की रोज कर्ज में दबता जा रहा है, रोज की रोज महंगाई बढ़ रही है, रोज की रोज वो गरीब होता जा रहा है, हर रोज उसका बिजनेस ठप होता जा रहा है। आप देख लो, प्रत्येक व्यक्ति का बिजनेस ठप हो रहा है। जिसने कर्जा लेकर के नहीं दिया, केवल उसका बिजनेस चल रहा है। जिसने कर्जा लेकर देना है, यानी कि अडानी अंबानी का, उनका नहीं बिगड़ेगा, क्यों? उन्हें देना ही नहीं है वो। लेकिन जो आपने कमाया है, आपकी हर कमाई के साथ, आपके साथ हर 1 रुपए के साथ 10,000 गुना की ठगी जिसके साथ होती रहेगी, वो तो कंगला होना ही होना है भाई, जितना मर्जी जोर लगा लो। अब आ गई, आपने मेरे को ये क्लियर कर दिया और मैक्सिमम लोगों को क्लियर भी हो गया होगा रुपया क्या है। चलिए देवेंद्र जी, आपने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी कोई दुविधा है तो थोड़ा समय निकालिए, अपने अंगूठे को टिप टिप करके कुछ कमेंट करिए
और आपके सवाल हमें जेन्युइन लगे तो फिर हम देवेंद्र जी से समय लेने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल आप जाइए हम ना हर बैंकों में सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में दुविधा बनकर घूम रहा है। फैक्ट चेक जरूर। तो पहले फैक्ट चेक करें, प्रैक्टिस जरूर करें। फिर आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद सर। धन्यवाद।